प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द सनलाइट एजुकेशन में। मैं विकास सर आप लोग के सामने एक नए वीडियो को लेकर आ गया हूं। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कक्षा 12 के फिजिकल केमिस्ट्री का जो पहला लेसन है सॉलिड स्टेट, उस लेसन से बोर्ड पेपर में आने वाले कुछ क्वेश्चंस को हमने बताया था और उसी का सेकेंड पार्ट लेकर अब मैं फिर से आ गया हूँ। हम और उस लेसन से आने वाले बोर्ड पेपर में आने वाले कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में लगभग हर साल पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर के मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोग के सामने। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एल्यूमिनियम है, क्वेश्चन है एल्यूमिनियम घनीय निविड संकुल संरचना में क्रिस्टलित होता है। घनीय निविड संकुल संरचना में क्रिस्टलित होता है। इसका अर्धव्यास 125 पिकोमीटर है। 125 पिकोमीटर है। तो इसके एकक सेल में, इसके एक सेल में कोर की लंबाई ज्ञात करनी है। कोर की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम ये पूछा गया है कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम घनीय निविड संकुल संरचना में क्रिस्टलित होता है। तो इसका होता है और इसका अर्धव्यास 125 पिकोमीटर है। 125 पिकोमीटर है। तो इसके एकक सेल में कोर की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें जो दिया है घनीय निविड संकुल संरचना। घनीय निविड संकुल संरचना मतलब होता है सिंपल क्यूबिक, SCC मतलब सरल घनीय संरचना होता है। तो हम और ये हमको ये संरचना दिया हुआ है कि एल्यूमिनियम इस संरचना में क्रिस्टलित हो रहा है। और इसका जो अर्धव्यास है, अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या। अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या। तो इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या वो दिया है 125 पिकोमीटर है। तो इसके एकक सेल में, एक सेल में जो कोर की लंबाई है वो कितनी होगी। कोर की लंबाई बच्चों, कोर की लंबाई को हम A से डिनोट करते हैं और यही हमसे पूछ रहा है। तो इसे लगाने के लिए एक बहुत ही सिंपल आसान है कि सरल घनी संरचना में कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन की मदद से इसको निकाला जा सकता है। तो जो कोर की लंबाई और त्रिज्या होती है उसमें ये समझना होती है कि जो 2r त्रिज्या का डबल a के बराबर होता है, मतलब कोर की लंबाई के बराबर होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि a बराबर 2 इंटू आर की वैल्यू हमको जो दिया हुआ है कि 125 पिकोमीटर है, 125 रख देंगे, ये आ जाएगा 250 पिकोमीटर। ए का मान आ गया 250 पिकोमीटर है बच्चों। यही इसका आंसर भी होगा, यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था, क्वेश्चन बहुत छोटा था, लेकिन ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हमको यही बताना था कि अगर अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, अगर त्रिज्या 125 पिकोमीटर है तो उसकी जो कोर की लंबाई होगी वो कितनी होगी। तो इस फार्मूले की मदद से बच्चों ये रिलेशन होता है सरल घन के लिए
परमाणु की त्रिज्या और उसके कोर की लंबाई में ये रिलेशन होता है। कोर की लंबाई बोलते हैं जब किसी क्यूब के का जो एज होता है, एज मतलब उसका एक भुजा, कोर की भुजा, जैसे अगर हम एक घन बना लें, घन, ये बच्चे एक घन हो गया, तो इस घन में ये जो कोर है इसी को बोलते हैं कोर की लंबाई। मतलब ये तीनों रेखाएं इसके कोर की लंबाई होंगी। ये भी कोर की लंबाई है, ये भी कोर की लंबाई है और ये भी कोर की लंबाई होती है। कोर मतलब होता है एज मतलब किनारा। तो किनारे की लंबाई कितनी है? तो किनारे की लंबाई और त्रिज्या में ये संबंध होता है, क्योंकि सरल घन में जो परमाणु होते हैं वो बिल्कुल एज पे होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, और दो परमाणु, कॉर्नर के दोनों परमाणु एक दूसरे को टच करते हैं। कॉर्नर के दोनों परमाणु एक दूसरे को टच करते हैं, और टच करने का मतलब है कि यहाँ से त्रिज्या r और यहाँ से त्रिज्या r, टोटल कुल डिस्टेंस 2r, ये भी r बराबर 2r, और 2r किसके बराबर है? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, इसको हम एज बोलते हैं, a बोलते हैं, तो a बराबर 2r मिलेगा बच्चों। इसी की मदद से हमने ये सवाल लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं वो अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि एक तत्व है जो कि BCC में क्रिस्टलित होता है। हम इसको मिटा देते हैं ताकि क्वेश्चन लिख सकें। आइए तो लिखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक तत्व BCC में क्रिस्टलित होता है। BCC में क्रिस्टलित होता है जिसके कोर की लंबाई है, जिसके कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है, 288 पिकोमीटर है, और इसका घनत्व 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस तत्व के 208 ग्राम है, तो 208 ग्राम तत्व में परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। परमाणु की संख्या ज्ञात करना है बच्चों। इसमें दिया हुआ है कि एक तत्व है, तत्व कौन सा है ये हमें नहीं बताया है, तो हमसे पूछा है जो तत्व है वो BCC में क्रिस्टलित हो रहा है। BCC में क्रिस्टलित हो रहा है, तो BCC जो स्ट्रक्चर होता है, आपको बता दें कि BCC में क्या होता है कि कॉर्नर पे एटम होते हैं, और कॉर्नर के साथ साथ एक एटम क्यूब के सेंटर में होता है। हाँ तो बिल्कुल क्यूब के सेंटर में, ना कि किसी फेस के सेंटर में, बल्कि इस पूरे घन के सेंटर में एक एटम होता है। तो टोटल कुल 8, इन 8 कॉर्नर की वजह से एक एटम मिलता है हमें, और एक एटम क्यूब के सेंटर में होने की वजह से हमें BCC में कुल 2 परमाणु मिलते हैं। BCC में परमाणुओं की संख्या कुल 2 मिलती है, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं। तो हमको दिया हुआ है कि एक तत्व BCC में क्रिस्टलित होता है, BCC में क्रिस्टलित हो गया। इसके कोर की लंबाई अभी हमने बताया, इसको A से डिनोट करते हैं। तो कोर की लंबाई दिया है 288 पिकोमीटर। PM मतलब बच्चों पिकोमीटर होता है, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 288 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर में बदल गया। ये हो गया कोर की लंबाई। तो हमसे पूछ रहा है कि और इसका घनत्व दिया हुआ हमें, D दिया हुआ है। D कितना है? 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि 208 ग्राम तत्व में परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो बच्चों इसको हम कैसे निकालेंगे, पहले हमें ये मालूम चल जाए कि उस तत्व के 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, तब हम उसके 208 ग्राम में जो परमाणुओं की संख्या वो निकाला जा सकता है। तो इसके लिए इन सभी को देखते हुए हमारे पास एक सूत्र होता है कि D बराबर Z इंटू एम अपॉन NA इंटू 1/A का क्यूब। बच्चों ये सूत्र है, ये फार्मूला होता है कि किसी एकक घन के का जो डेंसिटी है, किसी एकक घन के डेंसिटी का एक फार्मूला होता है जिसमें Z इस घन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है, यम जो परमाणु उपस्थित है उसका मोलर द्रव्यमान कितना है, जो परमाणु उपस्थित है उसका मोलर द्रव्यमान कितना है, तो ये मोलर द्रव्यमान हो गया। Na को बेटा अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं, अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं, तो ये अवोगाद्रो नंबर है। और ए अभी हमने आपको बताया कि ए क्या है, ए इस घन का एज लेंथ है, एज लेंथ या फिर कहिए कोर की लंबाई है। तो इन सभी का जब वैल्यू पुट करेंगे, जो सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 7.2 इज इक्वल टू जेड की वैल्यू है 2 इंटू यम हमें अननोन है, छोड़ देंगे। Na की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23। ठीक है बच्चों, Na जो है अवोगाद्रो नंबर, आप पढ़े होंगे कि अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू होती है 6 इंटू 10⁻23 होती है, हमने वो रख दिया इंटू 1/8। ए का क्यूब, ए की वैल्यू है 288 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, तो इसका क्यूब कर देते हैं, इसका क्यूब कर देंगे। तो बच्चों क्यूब करने के बाद क्या मिलेगा हमें, क्यूब करने के बाद आप देखेंगे यहाँ से 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा और 3 आएगा, फिर इन तीनों का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा यम इज इक्वल टू इस पूरे को यहाँ भेज देंगे तो 7.2 इंटू 3 इंटू 288 इंटू 288 इंटू 288 इंटू यहाँ करेंगे तो 10 की पावर 3, इसका मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब जाएगा टोटल 10, इसको ओपन करने के बाद आता है 10⁻10 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻10। तो हम जानते हैं बच्चों जब इस तरह का मान होता है तो हम लिखते क्या है कि नीचे बेस को एक बार लिखते हैं और पावर जो होता है पावर को जोड़ देंगे तो 10 मतलब टोटल 30 हो जाएगा, तो 30 और ये यहाँ पहले से ही है तो 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर -30। तो यहाँ से हमको यम की वैल्यू जो मिलेगी हमें वो बच्चों हमें यम की वैल्यू मिलेगी 51.6 ये आएगी यम की वैल्यू 51.6। बच्चों ये कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन आप आराम से कर लीजिएगा, अगर हम ये सब करने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम सीधे आंसर लिखते हैं कि यम की वैल्यू हमें इतनी मिल जाएगी। जब यम की वैल्यू मिल गई, इसका मोलर द्रव्यमान मिल गया, मोलर द्रव्यमान इसका मतलब अगर 51.6 ग्राम तत्व को लेंगे, 51.6 ग्राम तत्व को लेंगे तो इतने में कितने परमाणु संख्या कितनी आएगी बच्चों, तो अवोगाद्रो नंबर के बराबर। अवोगाद्रो नंबर 6 इंटू 10 की पावर 23 होता है, 6 इंटू 10 पावर 23 होता है। ये इतने परमाणु आएंगे, तो 1 ग्राम में कितना आएगा, तो 1 ग्राम में 1 ग्राम में आ जाएगा 6/51.6 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। तो हमसे पूछा है कि 208 ग्राम में कितने परमाणु आएंगे, 208 ग्राम में। तो इसके लिए हम कहेंगे 208 ग्राम में 8 ग्राम तत्व में परमाणु की संख्या, तो 6/51.6 इंटू 208 इंटू 10⁻23 आएगा, जिसको कैलकुलेशन करने के बाद बच्चों हमें मिलेगा कुल 24.18 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु।
23 परमाणु, इतना हमें मिलेगा बच्चों। ये है इसका फाइनल आंसर, ये है फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन हमें पूछा था कि अगर एक तत्व बीसीसी में क्रिस्टलित होता है और इसके कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है और इसका घनत्व 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो इसको निकालने के लिए जो हमें दिया है, पहले हमने उसको लिख लिया, इसके बाद सूत्र हमने लगाया। ये जो फार्मूला होता है, ये डेंसिटी का फार्मूला होता है, एकक घन के डेंसिटी का फार्मूला होता है। तो हमने ये फार्मूला लगाया, फार्मूला की मदद से हमने मोलर द्रव्यमान निकाल लिया, मोलर द्रव्यमान निकाल लिया। मोलर द्रव्यमान जब हमें मिल गया यहाँ से, तो मोलर द्रव्यमान तो हम जानते हैं किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान उसके 1 मोल के बराबर होता है। अर्थात अगर किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान जितना होता है, अगर उतना ग्राम हम उस पदार्थ को ले लेते हैं तो उस पदार्थ का 1 मोल कहलाता है। और मोलर द्रव्यमान 56 आ गया, 51.6 आ गया। इसका मतलब है कि 51.6 ग्राम अगर हम उस तत्व को लेंगे तो उसमें जो परमाणुओं की संख्या होगी वो अवोगाद्रो नंबर के बराबर होगी, अर्थात 6 × 10⁻23 होगी। तो 1 ग्राम तत्व में कितने आएंगे परमाणु, तो 1 ग्राम तत्व में इतने परमाणु आ जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, में मिल जाएगा परमाणुओं की संख्या। तो हमसे पूछ रहा है कि 208 ग्राम में कितना आएगा, तो 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु आएंगे। 208 ग्राम तत्व का जब लेंगे 208 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हमें आंसर मिल जाएगा कि 24.18 × 10⁻23 परमाणु, 24.18 × 10⁻23 परमाणु, इतने परमाणु होंगे। 208 ग्राम तत्व में इतने परमाणु उपस्थित हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी तरह है। तो बच्चों इस लेसन से आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन होंगे, और इन कैलकुलेशन को करना ही सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है। अगर कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि टाइम टेकन होता है, तो इसके लिए आप लोग अपने कैलकुलेशन को काफ़ी स्ट्रांग रखिए, क्योंकि ये हमें बहुत फ़ायदा देने वाला है। बच्चों अगला क्वेश्चन है कि कोर की लंबाई एक पदार्थ एक क्रिस्टल के कोर की लंबाई, एक क्रिस्टल के कोर की लंबाई 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर है तथा इसका घनत्व 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो 200 ग्राम धातु में, तो 200 ग्राम धातु में इकाई सेलो की संख्या ज्ञात कीजिए यदि धातु सरल घन में क्रिस्टलित होता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक क्रिस्टल है जिसके कोर की लंबाई 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर है और इसका घनत्व जो है वो 2.5 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो 200 ग्राम धातु में इकाई सेलों की संख्या कितनी होती है। बच्चों इस लेसन से इसी तरह के 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो अभी पिछले क्वेश्चन हमने देखा था, उसमें परमाणु पूछा हुआ था कि इतने ग्राम में कितने परमाणु होंगे, तो और दूसरा इसमें पूछ रहा है कि इतने ग्राम में 200 ग्राम में
इकाई सेलों की संख्या को पूछ रहा है, इकाई सेलों की संख्या को पूछ रहा है। तो इस लेसन से ऐसे ही दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, या तो आपसे परमाणुओं की संख्या पूछेगा या तो आपसे इकाई सेलों की संख्या पूछेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले जो जो दिया है उसको हम लिखेंगे। हमें क्या दिया है, हमें दिया है कोर की लंबाई मतलब ए दिया हुआ है 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर हमें कोर की लंबाई दी हुई है। हमें इसका घनत्व तो भी दिया हुआ है कि d कितना है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि अगर धातु का स्ट्रक्चर दिया है, जो क्रिस्टल वो कैसा है। क्रिस्टल सरल घन है, सरल घन मतलब SCC सरल घन में के लिए जो Z होती है, सरल घन में परमाणुओं की संख्या वो बच्चों 1 होती है। सरल घन में परमाणुओं की संख्या 1 होती है, तो ये 1 है। तो हमसे पूछा है कि जो इकाई सेलों की संख्या कितनी होगी, 200 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या। तो हम ये भी कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हमें निकालना है इसका मूलर द्रव्यमान निकालेंगे, क्योंकि तभी हम बता पाएंगे कितना आएगा। तो मूलर द्रव्यमान के लिए हम वही घनत्व का फार्मूला लगाएंगे, D = Z × m/N × 1/A³ फार्मूला लगाने के बाद अब जो वैल्यू हमारे पास है, इन वैल्यू को पुट करिए। वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2.5 = Z = 1 × m/Na की वैल्यू 6 × 10⁻23 × 1/A³ A की वैल्यू है यहाँ 2 × 10⁻⁻8 का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, इसके आगे अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमें मिलेगा, देखिए यम को यही रहने दीजिए, बाकी पोर्शन को इधर जब कर देंगे तो यम बराबर हमें मिलेगा 2.5 पहले से है 2.5 × 6 × 10⁻23 इंटू जब इसके क्यूब को खोलेंगे तो क्यूब को खोलते ही हमें मिलेगा 8 × 10⁻24 ये वैल्यू मिलेगी हमें, ये वैल्यू मिलेगी। जब ये वैल्यू मिल जाएगी तो इसके बाद हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें यम बराबर मिलेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 120 × 10⁻⁻1 इसका मतलब यम बराबर हमें मिलेगा 12। यम बराबर मिला 12 मिल गया। दैट मीन्स अब हमें यम मिल चुका है, मूलर द्रव्यमान मिल चुका है, और जब हमें मूलर द्रव्यमान मिल गया तो हम 200 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या को भी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। 200 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कि अब कैसे होगा। इसका मतलब है कि जब 12 ग्राम अगर हम धातु लेते हैं, 12 ग्राम धातु, तो 12 ग्राम धातु में कितने होंगे। 12 ग्राम धातु में कितने सेल होंगे 12 ग्राम धातु में। तो 12 ग्राम धातु में पहले परमाणुओं की संख्या निकाल लेते हैं कि 12 ग्राम धातु में 6 × 10⁻23 इतने परमाणु होंगे। जब 12 ग्राम में धातु में इतने परमाणु हैं तो 1 ग्राम धातु में निकलेगा हमें 6/12 × 10⁻23 परमाणु। फिर 200 ग्राम में हमसे पूछ रहा है तो 200 ग्राम में हम धातु में निकाल लेंगे कि कितने परमाणु आएंगे। तो 6/12 × 200 × 10⁻23 परमाणु, इतने परमाणु मिल गए बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा 200 मतलब 1 × 10⁻23 परमाणु। बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻25 परमाणु। ठीक है बच्चों, इतने परमाणु मिल गया हमें कि 200 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या मिल गई। अब हम कह रहे हैं कि
जो धातु, जो क्वेश्चन हमें बता रहा है कि जो धातु है वो सरल घन में क्रिस्टलित हो रहा है। सरल घन में क्रिस्टलित हो रहा है मतलब सरल घन के एक क्यूब में एक परमाणु होता है। इसका मतलब है कि जब एक घन में एक परमाणु होता है तो एक इतने परमाणु रहेंगे तो कितने घन बनाएंगे, तो 1 × 10⁻25 परमाणु, 1 × 10⁻25 एकक सेल बनाएंगे। 1 × 10⁻25 एकक सेल बनाएंगे। तो हमें एकक सेलों की संख्या भी मिल गई जो कि परमाणु के बराबर ही होगी। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक क्रिस्टल के कोर की लंबाई इतना है तथा इसका घनत्व इतना है, तो 200 ग्राम धातु में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि धातु सरल घन में क्रिस्टलित होता है तो हमको जो दिया हुआ था हमने वो सारी चीज़ें लिख ली और हमें अब निकालना क्या है। अगर हम मूलक द्रव्यमान निकाल लेते हैं तो मूलक द्रव्यमान की मदद से हम परमाणुओं की संख्या निकाल लेंगे। और सरल घन है, सरल घन में के एक क्यूब में एक परमाणु होता है, इसका मतलब जितने परमाणु होंगे उतने ही एकक सेल भी बनेंगे। तो इससे हम निकाल लेते हैं मूलक द्रव्यमान को। तो इस फार्मूले सूत्र जो है, जो हमने इसके पहले में भी हमने आपको ये फार्मूला बताया, तो इस फार्मूले की मदद से हम मूलक द्रव्यमान कैलकुलेट कर लेंगे। जब मूलक द्रव्यमान कैलकुलेट हो जाएगा तो उसमें हम 200 ग्राम धातु में कितने परमाणु होंगे उन परमाणुओं की संख्या को भी कैलकुलेट कर लेंगे। जब हमें परमाणुओं की संख्या मिल जाएगी तो जितने परमाणु की संख्या होती है उतना ही एकक सेल भी हो जाएगा, क्योंकि जो धातु है वो सरल घन में क्रिस्टलित हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि एक ठोस में, पहले इसको मिटा लेते हैं। जब तक इस क्वेश्चन हम लिख रहे हैं तब तक बच्चों जितने बच्चे जो नए बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो तब तक लाइक कर लें। क्वेश्चन है कि एक ठोस में पोटेशियम को कैसे डिनोट करते हैं, तो पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनीय जालक के केंद्र में, क्रिस्टलीय घनीय जालक के केंद्र में स्थित है। पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, आइए लगाते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि एक पोटेशियम परमाणु है, एक ठोस है जो कि पोटेशियम का बना हुआ है। तो उस ठोस में जो पोटेशियम परमाणु है वो क्रिस्टलीय घनीय जालक के, जो उसका एकक सेल होता है जो घन के रूप में होता है, उसके केंद्र में स्थित है। तो पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों क्रिस्टल के घन के जालक के क्रिस्टल है, अगर वो घनी जालक के अगर केंद्र में परमाणु किस स्थान होता है, तो जब केंद्र में परमाणु स्थित होता है घन के केंद्र में, तो उस संरचना को हम बीसीसी संरचना कहते हैं। उस संरचना को हम बीसीसी संरचना कहते हैं। ठीक है, तो बीसीसी संरचना के में देखेंगे, जो बीसीसी संरचना हमारी है, तो बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बच्चों? बीसीसी में परमाणुओं की संख्या होती है बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कुल होती है 2। इसका मतलब है कि इसके एकक सेल में 2 परमाणु होंगे। तो हम देखेंगे कि
कितने परमाणु, 4 ग्राम पोटेशियम में कितने परमाणु हैं, तो हम पहले निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 39 पोटेशियम का जो मोलर द्रव्यमान होता है, पोटेशियम का मोलर द्रव्यमान ये 39 होता है। इसका मतलब है कि 39 ग्राम पोटेशियम में कणों की संख्या 6 × 10⁻23 परमाणु होंगे। इतने परमाणु होंगे। तो 1 ग्राम पोटेशियम में 6/39 × 10⁻23 परमाणु होंगे, 23 परमाणु होंगे। ठीक है बच्चों, तो 1 ग्राम में निकल गया है, तो कितने ग्राम में पूछ रहा है हमसे, 4 ग्राम में। तो हम लिखेंगे कि 4 ग्राम पोटेशियम में कितने परमाणु, तो 6 × 4/39 × 10⁻23 परमाणु होंगे। जब इतने परमाणु मिल गए, और हम जानते हैं कि 2 परमाणु मिलकर एक क्रिस्टल जालक बना रहे हैं, एक घन बना रहे हैं, तो इसका मतलब है इसका आधा कर दिया जाए तो उतने हमें मिल जाएंगे कुल इकाई सेलों की संख्या। तो हम लिखेंगे कि इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेलों की संख्या बराबर आएगा 6 × 4/39 × 2 × 10⁻23, इतने आ जाएंगे बच्चों। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद हमें जो मिलेगा, सॉल्यूशन करने के बाद हमें मिलेगा 3 10⁻22 मिलेगा, 3.0 × 10⁻22 इतने इकाई सेलों की संख्या हमें मिलेगी। इसको सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा बच्चों। सॉल्व करने के बाद यही एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है यही आपका आंसर होगा। आई होप बच्चों आप लोगों ने समझा कि इसको कैसे क्लियर करना है। तो ये बाकी जो चीज़ दिया है वो हमें केवल भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है। हमारा जो मेन हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये है कि पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या कितनी होगी यदि जो पोटेशियम है वो घनीय जालक के केंद्र में स्थित है, क्रिस्टल घनीय जालक के केंद्र में स्थित है। ये मेन काम है। केंद्र में स्थित जब होता है कोई परमाणु तो वो जो संरचना होती है उसको हम BCC के नाम से जानते हैं, और इसमें कुल परमाणु की संख्या होती है 2। तो हम निकाल लेते हैं कि पोटेशियम के 4 ग्राम में कितने परमाणु उपस्थित है। तो पोटेशियम के 4 ग्राम में, पोटेशियम के 4 ग्राम में कुल परमाणुओं की संख्या हमें निकाल लेंगे। तो इस पोटेशियम, अब चूंकि 2 परमाणु मिलकर एक घन बना रहे हैं तो इतने परमाणु मिलकर उसका आधा वो घन बनाएंगे। तो आधा हमने इसका हाफ कर दिया तो हमें कुल इकाई सेलों की संख्या मिल गई, कुल इकाई सेलों की संख्या मिल गई। और यही हमसे पूछ रहा है कि इकाई सेलों की संख्या कितनी है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को ये भी समझ में, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने देखा था कि अभी तक कितने क्वेश्चन आए। तो बच्चों इस लेसन से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कि या तो आपसे इकाई सेलों की संख्या पूछेगा या तो फिर आपसे परमाणुओं की संख्या पूछेगा। तो हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको कराया और करा करके बताया, दिखाया भी कि कैसे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। बच्चों ये बोर्ड, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन है जिसमें या तो आपसे इकाई सेलों की संख्या पूछेगा या तो फिर परमाणुओं की संख्या पूछेगा, जैसा कि आपने अभी भी क्वेश्चन को किया है। ठीक है बच्चों, तो अब 1-1 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है इस लेसन से, उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ऑब्जेक्टिव में जो 1-1 नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि फ्रैंकल या साटकी दोष क्या होते हैं। फ्रैंकल या साटकी दोष क्या होते हैं। तो फ्रैंकल दोष या साटकी दोष ये भी एक क्वेश्चन है जो 1 नंबर में आया हुआ है। तो ये एक क्रिस्टल का दोष होता है। ये दोनों ही एक क्रिस्टल के दोष होते हैं जिसमें साटकी में परमाणु गायब हो जाते हैं और फ्रैंकल में परमाणु अपने निश्चित स्थान पर न होकर के किसी अन्य स्थान पर, क्रिस्टल के अंदर ही किसी अन्य स्थान पर होते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके बाद इससे एक और क्वेश्चन रिलेटेड पूछता है कि ऐसा कौन सा यौगिक है जो दोनों दोष को प्रदर्शित करता है, मतलब दोनों दोष को शो ऑफ करता है। फ्रैंकल दोष और साटकी दोष दोनों दोषों को दिखाता है। तो बच्चों इसमें जो यौगिक है वो है AgBr है।
AgBr है। ये AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा यौगिक होता है जो शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों दोष को प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, तो बोलते हैं अपने जो हमारा इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन ये है कि किसी घनीय जालक के केंद्र पर स्थित परमाणु पर, किसी घनी जालक को हम एक घन बना लेते हैं। हमसे जो बोल रहा है, पहले धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे, तो हमसे बोल रहा है कि किसी घनीय जालक के ये घन हो गया बच्चों। अब हमसे क्वेश्चन बोल रहा है किसी घनीय जालक के केंद्र पर जो परमाणु है वह विकर्ण पर, बच्चों इसका विकर्ण होगा ये, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर। देखेंगे तो यहाँ से इस कॉर्नर, ये विकर्ण है। तो कहना है जो घन के केंद्र पर जो परमाणु है, वो परमाणु इसके कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहा है। कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहा है, तो ये कौन सी संकुल संरचना होगी और इसकी पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होगी, संकुलन क्षमता कितनी होगी। तो बच्चों बता दें, ऐसा सिचुएशन जो कि घन के केंद्र में एक परमाणु हो, तो ऐसा केवल BCC में होता है। जो केंद्र में, जो कि घन के केंद्र में एक परमाणु होता है, वो कॉर्नर वाले एटम को टच करता है। और BCC का जो संकुलन क्षमता होता है वो 68% होता है। देखो बच्चों, इसके साथ हम बता देते हैं आपको सिंपल क्यूबिक में, जो सिंपल क्यूबिक होता है, सिंपल क्यूबिक की संकुलन क्षमता 52% होती है। BCC की 68% होती है और FCC की 74% होती है। CCP की 74% होती है। HCP की भी 74% होती है। ठीक है बच्चों, ये पैकिंग फ्रैक्शन होता है। तो आपको CCP और SCP को भी लेकर के कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन है जो कि अभी हम बताएंगे भी क्वेश्चन कि किस प्रकार से इन दोनों को लेकर पूछता है। तो ये है इनकी संकुलन क्षमता होती है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने अगला क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि CCP और HCP में संकुलन क्षमता कितनी होती है। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और इसका आंसर भी सामने ही दिख रहा है कि CCP और HCP में जो संकुलन क्षमता होती है वो 74% होती है। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ग्रेफाइट क्या है, किस प्रकार का ठोस है। ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस है। तो बच्चों हम आपको बता दें ग्रेफाइट क्या होता है। ग्रेफाइट में कई स्ट्रक्चर आप लोग देखे भी होंगे, जो नहीं देखे हैं उनको भी हम बता देते हैं। जो ग्रेफाइट होता है उसमें केवल कार्बन परमाणुओं का मिलकर बना होता है, केवल कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से एकल बंध द्वारा, एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से एकल बंध के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है बच्चों, ये है ग्रेफाइट की संरचना है, जिसमें आप देख रहे हैं ये कॉर्नर पे कार्बन परमाणु होता है, सभी कॉर्नर पे कार्बन परमाणु होते हैं और इसमें हर कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन से परमाणु से एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है। वो बंध जो एकल बंध होता है वह सहसंयोजक बंध होता है। कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध होता है, जिसे हम इसीलिए इस ग्रेफाइट को हम या तो ग्रेफाइट को हम बोलते हैं सहसंयोजक ठोस कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं, या फिर इसे हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। तो इसको दो नामों से जाना जाता है, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, इस आपका एक और अगला जो क्वेश्चन है कि एक ठोस अति कठोर है। एक ठोस अति कठोर मतलब बहुत ही अधिक कठोर है, ठोस भी है, ठोस के साथ साथ बहुत अधिक कठोर भी है और गलित अवस्था में विद्युत रोधी है। गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता भी है, बहुत ही उच्च ताप पर पिघलता है। तो किस प्रकार का ठोस होगा? बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है कि वो आणविक ठोस होगा,
आणविक ठोस होगा, आणविक ठोस या आयनिक ठोस, आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। तीसरा ऑप्शन है धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ऐसे ऑप्शन देता है बच्चों। ये जो ऑप्शन है ये आपको एग्जाम में, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है और ये ऑप्शन भी एग्जाम में इसी क्वेश्चन के थ्रू पूछा गया था। इनमें से किस प्रकार का ठोस है? वो ठोस जो कि बहुत ही अधिक कठोर भी है, ठोस भी है, बहुत उच्च ताप पर पिघलता भी है और उसका जो गलित है, जो जब वो पिघल जाता है तो विद्युत रोधी हो जाता है। तो बच्चों हम आपको बता दें, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है आणविक ठोस, आणविक ठोस जो होता है ये बहुत ठोस नहीं होते हैं, अति कठोर नहीं होते हैं। तो इसमें बोला है कि वो ठोस अति कठोर भी होना चाहिए, तो ये अति कठोर नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत रोधी नहीं होते बल्कि वो विद्युत का सुचालक होते हैं। जबकि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो विद्युत का रोधी होना चाहिए, विद्युत रोधी होना चाहिए, और ये विद्युत रोधी नहीं बल्कि विद्युत का सुचालक होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। धात्विक ठोस, धातु, धातु है तो धातु विद्युत का सुचालक ही होता है, विद्युत रोधी नहीं हो सकता कभी, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। इसका मतलब ये चारों ऑप्शन, जो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं ये होता है। बच्चों ऐसा कोई ठोस नहीं है जो कि ठोस अवस्था में बहुत कठोर हो और गलित में विद्युत रोधी हो जाए, तो ऐसा कोई भी ठोस नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब अगले मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। बच्चों इस लेसन से जितने भी क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन हमने आपको बताया। एक ये वीडियो है और इसके एक पहले भी वीडियो हमने इस पर बना चुके हैं, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हैं, टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।